अतुल जोशी सर भी हमारे साथ हैं। सर, कैटेगोरिकली कहा है कि जीएसटी रिफॉर्म्स में अब रेट रैशनलाइजेशन में ये नहीं है कि आगे पीछे होगा, वो साफ कह रहे हैं कि रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी, जिससे अर्थव्यवस्था को बड़ा बल मिलेगा। आपका एनालिसिस सर, जीएसटी में हम राहत तो बड़ी देख रहे हैं, लेकिन उस राहत का कोई पैमाना आप आंक पा रहे हैं? हिंट था कि रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो रोजमर्रा की चीजें जैसे एग्रीकल्चर तो एग्जैम्प्ट है ही है, लेकिन जो बेसिक चीजें जैसे कि हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं या हम किसी होटल में ठहरने जाते हैं, तो 6,000 के ऊपर तो सीधा आपको लग्जरी टैक्स लग जाता है 28%। तो जब एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये टूरिज्म को इतना बढ़ावा दे रही है, प्रवासन उद्योग को, कि भाई आप बाहर क्यों जा रहे हैं, आप इंडिया में ही इतना कुछ है, आप इंडिया में जाइए। तो रेस्टोरेंट हो गए, होटल्स हो गई, ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके ऊपर काफी टैक्स लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्स है, हर किसी को देना है, इनकम टैक्स के जैसा तो है नहीं। तो इसकी इफेक्ट कंजम्पशन के ऊपर बहुत ही अच्छी आएगी। दूसरी तरीके से अगर देखें, हम मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से देखें, अगर जैसे कि इन्होंने बताया कि जो हाईएस्ट टैक्स रेट है 18%, वो घटकर 12 या 15 के बीच में कहीं भी सेटल हो सकता है। तो इसको आप ऐसे भी देखिए कि जो टैरिफ लागू होने वाला है अ, अमेरिका की तरफ से, तो उसके सामने ये कॉस्ट सेविंग हो जाएगा, ये एक बफर जोन क्रिएट करेगा। जीएसटी हमारी इनपुट कॉस्ट, हमारी जो अल्टीमेट कॉस्ट है, उसको कम करके एक डिफेंस तैयार करेंगे कि आप लॉस में नहीं जाएंगे। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये बहुत बड़ा ऑक्सीजन भी साबित हो सकता है। तीसरी तरीके से देखें तो जो भी सेविंग्स होगी, जैसे अनिल जी ने बहुत ही सटीक तरीके से बताया कि जो भी हमारी सेविंग्स है वो फिर से कंजम्पशन में जाएगी, स्केल बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगी। तो ये एक वर्चुअस साइकिल भी हो सकती है, जिसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी डेफिनेटली बढ़नी है। बाय एंड लार्ज मेरे हिसाब से जो जो मेरी थॉट प्रोसेस है वो ये है कि जहां भी रोजमर्रा की चीजें हैं, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो कोई पैकेज आइटम हो, खाने की चीजें हो, वो सबके ऊपर होटल्स, रेस्टोरेंट, वो सारे क्षेत्र जहां पे एक आम आदमी खर्चा कर रहा है, वो सारे के ऊपर टैक्स की जो बेस रेट है वो भी कम की जाएगी, और जो पीक रेट है उसको नीचे की तरफ लेके आएंगे, जैसे कि कंजम्पशन बढ़े। और दो फायदे, एक तरफ कंजम्पशन बढ़ेगा, हमारी अंदरूनी ताकत बढ़ेगी इकोनॉमिकली, और दूसरी तरफ टैरिफ के सामने एक बफर जोन हो जाएगा हमारी कॉस्ट रिड्यूस होते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई भारत का धन बाहर क्यों जाए, हमें रिसर्च यहीं बढ़ानी पड़ेगी, पेटेंट में और ताकत लगानी पड़ेगी। नौजवानों का उन्होंने आह्वान किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया, काफी कुछ उन्होंने बात कही है। तो क्या चीज है सर जो रोक रही है? अब सरकार जब चाहती है कि यहाँ पेटेंट बने, रिसर्च बने, तो फिर थोड़ा पैसा भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना सर, उस दिशा में R&D पर थोड़ा एलोकेशन भी तो बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए, दो तीन इश्यूज जो बेसिक फंडामेंटल इश्यूज है, तो हमारे यहाँ पे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, अगर उसका नाम गिने जाए तो बहुत ही कम है। सबसे पहले नाम आईआईटी का आ जाता है। अब अगर हम आईआईटी को खुद को ही देखें तो उसमें मल्टीपल डिसिप्लिन्स चल रही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग चल रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चल रही है, सिविल इंजीनियरिंग मल्टीपल डिसिप्लिन्स चल रही है। डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्या वहां के लिए कोई हम स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हम खड़ी नहीं कर सकते हैं? हमारे लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हमने जो आयाम अपने लिए नक्की किया है, जो हमने एक टारगेट नक्की किया है कि 2047 तक हमको विकसित भारत होना है। तो भविष्य की जो चीजें हैं, भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है, भविष्य के जो क्षेत्र है जिसमें हमें रिसर्च करनी है, उसके लिए हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चाहिए, और उसको लग के ही रिसर्च इंस्टीट्यूशंस चाहिए। जब हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आएगी तो उसके लिए हमें फंडिंग भी चाहिए। एक बढ़िया सा एग्जांपल मैं स्पेस टेक्नोलॉजी का दूंगा कि आज हो क्या रहा है। जब से हमने वो क्षेत्र खुला है, इसरो वगैरह को हमने प्राइवेट, मतलब उसकी जो टेक्नोलॉजी है प्राइवेट क्षेत्र को हम दे सकते हैं। लेकिन जितने भी स्पेस टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स है, अगर हम उसमें फंडिंग की, अगर हम एक ट्रेंड एनालिसिस करें, तो सारे के सारे फिरंगी फंड है। इंडिया के कोई फंड, कोई बड़ी फैमिली ऑफिस, कोई होम ग्रोथ जिसको कहते हैं कि भारतीय वेंचर कैपिटलिस्ट का फंड उसमें नहीं दिख रहा है, या दिख रहा है तो बहुत ही कम मात्रा में दिख रहा है। तो क्या हम हिंदुस्तानी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते? हमको अपने आप पे भरोसा नहीं है ये क्षेत्र के ऊपर? अच्छा, हो क्या रहा है,
उनकी जो टेक्नोलॉजी जहां भी सक्सेस हुई, वो सारे के सारे ऑर्डर्स या बहुमात्रा के जो ऑर्डर्स है वो नासा से मिल रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप हुई, रिसर्च यहाँ पे हुई, और यूज कौन कर रहा है? तो बाहर की संस्थाएं यूज कर रही है। तो ये पूरी जो इकोसिस्टम है उसको चेंज करना पड़ेगा कि एजुकेशन, रिसर्च और फंडिंग, और इसके लिए आपने जो बहुत ही सही तरीके से कहा कि गवर्नमेंट को फंड एलोकेशन करने पड़ेंगे, टैक्स ब्रेक्स देने पड़ेंगे। एक जमाना था जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 100% इनकम टैक्स में वो मिलता था, डिडक्शन मिलता था। तो ऐसा ही कुछ फिर से गवर्नमेंट को करना पड़ेगा कि एक इकोसिस्टम की जाए। एयर कमोडोर साहब ने बहुत ही बढ़िया बात कही थी कि मोदी जी ने फाइटर जेट्स इंजन के लिए जो यूजर्स है, फाइटर पायलट्स, उनको और रिसर्चर्स, साइंटिस्ट को एक साथ में लेके आए। लेकिन यही मुहिम हमको प्राइवेट क्षेत्र में भी देखनी चाहिए, हर एक क्षेत्र के लिए। और मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऑफ फंडिंग, डिडक्शंस, टैक्स इंसेंटिव्स, ये सारी एक इकोसिस्टम खड़ी करेंगे तो मेरे ख्याल से भारत का जो बुद्धि धन है वो भारत के लिए इतना बढ़िया काम कर सकता है, क्योंकि हमारे पास सबसे बढ़िया बुद्धि धन पूरे विश्व में है। इसको सिर्फ यूटिलाइज करना है, अनलॉक करना है। तो ये एक पाथ है जिसकी वजह से हम पीछे पड़ रहे हैं। सबसे बढ़िया बात, सबसे जो ये कह जाए कि महत्वपूर्ण है, ये कि फंडिंग नहीं मिल रही है।